सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने बायोलॉजी में जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे मोनेरा जगत, यानी कि अपने जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और जीवों के वर्गीकरण के अंदर अपने पहला एक जगत मोनेरा अर्थात बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन अपने कर लिया था। विद्यार्थियों, आज अपने करने जा रहे हैं नेक्स्ट जगत, यानी कि उसका अगला जगत, उससे अगला अपने जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा और फंगी। प्रोटिस्टा और फंगी। फंगी का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों कवक। ध्यान देना, आज प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा, ध्यान देना, प्रोटिस्टा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बायोलॉजी के अंदर प्रोटिस्टा जगत का। ध्यान देना, अपने को प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से जीव रखे गए हैं, ठीक है। और इससे पहले अपने ये जानना अति आवश्यक रहेगा कि प्रोटिस्टा जो जगत है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा वर्णित किया गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटिस्टा को सर्वप्रथम हैकल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा वर्णित किया गया था, हैकल। और बताया जाता है 1888 के अंदर लगभग, ठीक है ना, सन 1886 के अंदर हैकल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा प्रोटिस्टा जगत को वर्गीकरण किया गया था, या प्रोटिस्टा जगत को वर्णित किया गया था, या इसके बारे में बताया था। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटिस्टा। देखो, बताया जाता है कि प्रोटिस्टा पहले ऐसे यूकैरियोटिक जीव थे। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के मध्य अंतर कोशिका के आधार पर, है ना, कोशिका के आधार पर अपने ये माना था कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक प्रकार के जीव पाए जा सकते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर मैंने बताया था कैसे जीव हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक प्राचीन प्रकार का, अर्थात केंद्रक विहीन जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं, ऐसे जीव जो होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, सबसे उत्तम उदाहरण इसका अपने पढ़ा था, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिस्टा की बात करें। प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव आते हैं, इस कैटेगरी में जितने भी जीव रखे गए हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक जीव थे। सबसे पहले यूकैरियोटिक, सबसे पहले अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक प्रकार के जीव थे। और सर्वप्रथम यूकैरियोटिक जीवों को 1000 मिलियन पूर्व इसका ओरिजिन हुआ था, वो यही जीव थे। यानी कि प्रोटिस्टा जो जगत के जीव अपन आज पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा जगत के जीवों के बारे में जो अपने इसके अंदर एक कोशिकीय जीव सामने आए हैं वो यूकैरियोटिक पहले ऐसे जीव थे जिनका ओरिजिन, जिनका उद्भव, जिनकी उत्पत्ति लगभग बताई जाती है 1000 मिलियन ईयर अगो, है ना, 1000 मिलियन ईयर अगो, यानी कि 1000 वर्ष पूर्व जो इसकी है वो उत्पत्ति या ओरिजिन इसका क्या है माना जाता है। अब अपन बात करते हैं अभी यूकैरियोटिक है, अर्थात क्या है ये, एक कोशिकीय है भाई। एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय यानी कि बहुकोशिकीय के अंदर अपने बांटा था। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय के अंदर अपने 2 जगत रखे थे। RH विटिकर ने जो 5 जगत अपने को, 5 किंगडम यानी कि 5 किंगडम जो अपने को क्लासिफिकेशन दिया था, उसके आधार पर 2 जगतों को अपने एक कोशिकीय जीव के अंदर रखा था। कौन कौन से वो 2 जगत थे? एक तो था मोनेरा जगत और एक है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो जीव हैं जितने की जितने, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है। ध्यान कर लेना, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव हैं, यानी कि एक कोशिकीय क्या है जीव है, सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। तो मैंने क्या बताया, प्रोटिस्टा है, यूकैरियोटिक है, लेकिन एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रथम ये जीव थे जिनकी उत्पत्ति लगभग 1000 मिलियन ईयर अगो बताई जाती है। वैज्ञानिक हैकल ने 1886 के अंदर इसको वर्णित किया था, इस जगत को। अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से जीव रखे गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो अमीबा की बात करें, है ना, अमीबा, यहां बात करते हैं अमीबा जो जीव है वो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। नंबर 2 पैरामीशियम जो जीव है वो भी इसके अंदर रखा गया। नंबर 3 यूग्लिना,
यूग्लिना के बारे में आपने सुना होगा, यूग्लिना जो जीव है वो भी इसके अंतर्गत रखा गया है। नंबर 4, जितने भी डाइएटम्स हैं, है ना, वो भी सारे के सारे इसके अंदर रखे गए हैं। नंबर 4 अगर अपने बात करें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है वो भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। और नंबर 5 अपन जो बात करते हैं वो करते हैं ट्रेपेनोजोमा। ट्रेपेनोजोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेनोजोमा ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है, एक कोशिकीय जीव है। तो आपने क्या क्या सीखा इसके अंदर, कौन कौन से जीव आपके सामने मैंने लिखे। तो आपने बताया कि सर अमीबा, तो इसके उदाहरण बहुत बार पूछते हैं कि प्रोटिस्टा जो है जगत है इसके अंदर कौन कौन से जीव रखेंगे। अमीबा, पैरामीशियम है, यूग्लिना है इसके अंतर्गत, डाइएटम्स है, प्लाज्मोडियम है और ट्रेपेनोजोमा है। तो 5 प्रकार के और भी इसके अंदर और भी बहुत सारे जीव हैं जो प्रोटिस्टा के अंदर रखेंगे। जैसे जैसे अपने इसका आगे वर्णन करेंगे उसके आधार पर मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चला जाऊंगा। जो मुख्य मुख्य इसके अंदर जीव हैं वो ये हैं, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, डाइएटम्स है और प्लाज्मोडियम है और ट्रेपेनोजोमा है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या? प्रोटिस्टा जगत के अंदर कैसे कैसे जीव अपने रखेंगे। अब अपन बात करते हैं कि प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव हैं उनको किस आधार पर बांटा गया। तो जैसे कि अपने बैक्टीरिया को पढ़ा था कि बैक्टीरिया को भोजन के आधार पर पढ़ा था अपने, है ना, कोशिका के आधार पर पढ़ा था कि किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया था। इसी प्रकार से अपने बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटिस्टा के अंदर अपने देखते हैं सबसे पहले, है ना, प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटिस्टा को किन 2 बेसिस पर अपने बांट कर है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, किन 2 बेसिस के आधार पर अपने इसको बांटकर पढ़ सकते हैं। ध्यान देना प्रोटिस्टा के बारे में भी। प्रोटिस्टा के अंतर्गत मैंने बताया कि जो प्रोटिस्टा है अपना, प्रोटिस्टा जगत है, इसके अंदर जो जीव हैं उनको 2 आधारों पर बांटकर अपने पढ़ा जा सकता है। एक तो भोजन, फूड, कि इनकी भोजन लेने की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ फूड कैसा है। और नंबर जो 2 है वो है रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन। तो प्रजनन किस प्रकार से करते हैं, कैसा ये जनन करते हैं, कैसा रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। तो ये 2 प्रकार के बेसिस हैं, 2 प्रकार के आधार हैं जिनके आधार पर प्रोटिस्टा जगत को पढ़ा जा सकता है अध्ययन की दृष्टि से। चलो ध्यान देते हैं, सबसे पहले भोजन की बात करते हैं, अपने डिटेल में जान लेते हैं भोजन। तो प्रोटिस्टा जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो भोजन किस प्रकार का करता है। तो सबसे पहले ध्यान कर लेना, यह परापोषी टाइप का जीव है। इसके अंदर जितने भी जीव आते हैं प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर वो परापोषी टाइप के जीव होते हैं, यानी कि हेट्रो, है ना। तो वो परापोषी टाइप के है। परापोषी का मतलब क्या हो गया, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीव, दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीव परापोषी प्रकार के जीव हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना, यानी कि दूसरे जीवों से या अन्य किसी चीज़ों से क्या करते हैं, वो भोजन प्राप्त करते हैं। नंबर 2, कुछ प्रोटिस्टा वर्ग के जीव ऐसी हैं जो स्पैरोफिटिक भी हैं। स्पायरोफिटिक यानी कि मर्तोपरजीवी भी ये मर्तोपरजीवी भी हैं। मर्तोपरजीवी का मतलब मृत सड़े गले जीव जंतुओं से, पादपों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत व सड़े गले जीव जंतुओं और पादपों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इनको मर्तोपरजीवी के अंदर रखा गया है। मर्तोपरजीवी जो आपका प्रोटिस्टा है इसका एक नाम और भी है, अपघटनी प्रोटिस्टा, डीकंपोज्ड प्रोटिस्टा। डीकंपोज्ड का मतलब होता है अपघटन करना, धीरे धीरे किसी चीज का क्षय करना, उसको डिस्ट्रॉयड करना, है ना। तो अपघटनी प्रोटिस्टा के अंदर एक प्रोटिस्टा का नाम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके, ठीक है ना। स्पाइलम मॉल्डस, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने क्या बताया, स्पाइलम मॉल्डस एक ऐसा प्रोटिस्टा है, एक ऐसा प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत रखा गया एक जीव है स्पाइलम मॉल्डस। मैंने क्या बताया, स्पाइलम मॉल्डस एक ऐसा प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर रखा गया जीव है जो क्या करता है, मृत पादपों या मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, अर्थात अपघटनी प्रोटिस्टा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्पैरोफिटिक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई। 3 नंबर मैंने आपको बताया। तीसरा किस प्रकार का जीव हो सकता है, परजीवी। कुछ परजीवी होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा जीव हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइटिक या पैरासिटिक, है ना। क्या ये पैरासिटिक होते हैं, अर्थात पैरासाइट होते हैं, अर्थात
परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या है? जो दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, संक्रमण पैदा करते हैं। ठीक है ना? तो यहां तक अपनी बात समझ में आई है क्या आपको? बिल्कुल ठीक है ना, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया भोजन के बेसिस पर, ये तो हो गया भोजन के बेसिस पर। ठीक है, कौन कौन सा? कि यह परापोषी होते हैं, यह मर्तोपरजीवी होते हैं और यह परजीवी होते हैं। इनका मतलब मैंने आपको समझा दिया। बैक्टीरिया के अंदर भी पढ़ा था अपनी ये चीजें, है ना? उसी प्रकार प्रोटिस्टा में पढ़ा है, उसी प्रकार आगे फंगी में पढ़ेंगे। देखो, कभी भी जब अपने बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, और खासकर बायोलॉजी के अंदर अपने जब टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं या वर्गीकी पढ़ते हैं, या आप ये मान लीजिए कि अपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जीवों का, तो उसके अंदर जितने भी जीव रखे गए हैं उनको हमेशा 3 या 4 आधारों पर ही बांटकर पढ़ा जा सकता है। भोजन के आधार पर पढ़ा जा सकता है, कोशिकाओं के आधार पर पढ़ा जा सकता है, और रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के आधार पर पढ़ा जा सकता है। ये आपने मोनेरा जगत में भी देखा, प्रोटिस्टा में भी आप देख रहे हैं, और आगे जब फंगी पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे, है ना, फंगस जो अपने जगत है वो पढ़ेंगे, वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि भोजन और प्रजनन के आधार पर किस प्रकार से उनको पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना? तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं अपने। ये तो हो गया भोजन के आधार पर, ये तो हो गया भैया भोजन के आधार पर। ठीक है ना? ये हो गया अपने भोजन के आधार पर प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। अब अपन बात करते हैं प्रजनन के बेस पर। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बेस पर, रिप्रोडक्शन के बेस पर ध्यान देना भी। रिप्रोडक्शन के बेसिस पर कैसे अपने इसको बांट सकते हैं? तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ध्यान देना कि जो प्रोटिस्टा वर्ग के या प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रजनन 2 प्रकार से करते हैं। कुछ जीव तो हैं वो अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन, इसके बारे में आपने सुना होगा, अलैंगिक जनन है। कुछ तो क्या करते हैं? अलैंगिक जनन के द्वारा अपना प्रजनन करते हैं। और कुछ जो जीव हैं, या जो ज़्यादातर अधिकांशतः जो आपके प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर जो जीव आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, बाइनरी फिजन मैंने बताया था द्विविखंडन, द्विविखंडन या द्विविभाजन। ठीक है, बाइनरी फिजन का मतलब क्या हो गया? द्विविखंडन या द्विविभाजन। तो कुछ जीव क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाइनरी फिजन के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। यहां तक बात समझ में आई है क्या? बिल्कुल। अब सर जी बाइनरी फिजन के बारे में थोड़ा बता दूं। अब बाइनरी फिजन की अगर अपने बात करें, देखो बाइनरी फिजन के अंदर अपने बात करें, देखो इससे पहले ये भी अपने एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर पढ़ लेते हैं, मैं मेंशन कर देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने भोजन तो पढ़ लिया, आपने प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर भोजन अपने पढ़ लिया कि जो भोजन लेने की जो प्रक्रिया है ना, वो किस प्रकार से प्रोटिस्टा करता है। या तो वो परापोषी हो सकते हैं, या स्पैरोफिटिक हो सकते हैं, या पैरासाइटिक हो सकते हैं, इस प्रकार के। लेकिन कुछ क्या होते हैं, ये जो भोजन ग्रहण करते हैं वो किस आधार पर भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, हाथों से खाते हैं, कान से किस प्रकार से, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, मेथड क्या है, विधि क्या है। जैसे अपने इसकी बात करते हैं, या तो ये भोजन लेने का जो तरीका है इनका, भोजन खाने का, भोजन ग्रहण करने का तरीका, वो होता है होलोजोइक टाइप से भोजन करते हैं, या ये वैक्यूल सेल से, वैक्यूल सेल का मतलब क्या होता है? वैक्यूल सेल रिक्तिकाएं इनके अंदर मौजूद होती हैं, या फूड वैक्यूल्स इनके अंदर मौजूद होता है। फूड वैक्यूल्स, आप फूड वैक्यूल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, भोजन रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल्स, ठीक है ना। तो भोजन रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, होलोजोइक। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ किस प्रकार से अपने इनके अंदर बातें करेंगे, ध्यान देना। होलोजोइक और वैक्यूल सेल का मतलब क्या है, ये थोड़ा और जान लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया है वो द्विविखंडन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, या द्विविखंडन बाइनरी फिजन के द्वारा ये करते हैं। जैसे इसके अंदर सबसे उत्तम उदाहरण है अमीबा अपने उठा लेते हैं। अमीबा के बारे में देखो अमीबा की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से आपने देखी होगी। अमीबा की बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ इसके एक केंद्रक मौजूद होता है, ये वैक्यूल्स पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर केंद्रक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है।
ठीक है ना। इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। केंद्रक अच्छा है, मजबूत है, डीएनए, तो राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और साथ में इसके अंदर क्या मौजूद होता है, जीव द्रव्य, साथ में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। और इसके अंदर होलोजोइक पाया जाता है, कहीं कहीं बीच में एक होल होती है ऐसी, इस प्रकार से, जैसे वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स है, इसके अंदर वैक्यूल्स रिक्तिकाएं यानी कि खाली जगह, तो यहाँ इसका होल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, होलोजोइक टाइप का, ठीक है ना। और वैक्यूल्स इसके अंदर फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अब ये भोजन किस प्रकार से करता है, ध्यान देना, भोजन करने की प्रोसेस क्या है इसकी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भोजन ये कैसे करता है, थोड़ा सा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। भोजन करने की प्रक्रिया क्या हुआ है कि जैसे ये अपने पास अमीबा है, जैसे आप यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट डायग्राम बना के सिखा देता हूँ। यहाँ एक भोजन है, ये भोजन का कोई भी एक कण है या भोजन का एक अणु है, मॉलिक्यूल्स है, फूड मॉलिक्यूल्स है। यहाँ ये अमीबा क्या करता है, जैसे जैसे इस भोजन के पास में ये चलन की प्रक्रिया करता है। ये जो इसके पाई जाती है, ये आप ऐसे करके देख रही है, ये फ्लैजिलाज होती है इसकी, जिसको पक्ष माव भी कहते हैं, पक्ष या पद माव भी बोलते हैं, यानी कि पैरों के समान, है ना। तो ये चल व अचल की गतियां करती है, यानी कि इसको चलाती हैं आगे, इसको क्या करती हैं, मूव करती हैं आगे, इसको मूव करवाती हैं इस जीव को। अमीबा जब चल की प्रक्रिया करता है, यानी कि जब चलता है, गति करता है, तो ये धीरे धीरे भोजन के पास में आ जाता है और ये भोजन के टुकड़े को क्या करता है, अपने होलोजोइक जो पार्ट है इसका, यानी कि ये खाली जो भाग है, ये वाला खाली जो स्पेस भाग है, इसके अंदर धीरे धीरे इसको ग्रहण कर लेता है और इसको चारों तरफ से ऐसे करके ढक लेता है। और ढकने के बाद में इस भोजन को कहाँ ले जाता है, अपने शरीर के अंदर, अर्थात अपने साइटोप्लाज्म में, अर्थात अपने जीव द्रव के अंदर इसको क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। इस प्रकार से अमीबा क्या करता है, भोजन करता है। अमीबा जो जीव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर ये मिट्टी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। अमीबा है, पैरामीशियम है ना, मिट्टी के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर भी अमीबा पाया जाता है, ठीक है ना। पानी के अंदर ध्यान कर लेना, पानी के अंदर ज़्यादा समय तक कोई पानी एक जगह पर रुका हुआ है, जल ज़्यादा समय तक एक जगह पर रुका हुआ है, तो वहाँ भी अमीबा जैसे जीव क्या पैदा हो जाते हैं। जब अपने ऐसा पानी पी लेते हैं या ज़्यादा समय का पड़ा हुआ है, तो वो अपने पेट के अंदर चल के क्या करता है, ये अमीबा अपने को तरह तरह के संक्रमण फैलाता है, तरह तरह के रोग पैदा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट अमीबा से जो होने वाला रोग आपने सुना होगा, डायरिया, दस्त लगना या डायरिया, है ना। तो जो डायरिया रोग है वो अमीबा के कारण ही लगभग होता है, क्योंकि ये मिट्टी और पानी दोनों के अंदर मौजूद होता है, ज़्यादा समय जो पानी पड़ा रहे, ये अपने को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। तो अमीबा वो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, ठीक है ना, कि भोजन लेने का तरीका अमीबा के अंदर कैसे होता है। या तो वो क्या करेगा, अमीबा धीरे धीरे फूड वैक्यूल्स, यानी कि ये जो इसकी रिक्तिकाएं हैं, इसके अंदर भोजन को धीरे धीरे संभालेगा और यहाँ से भोजन को चलाते 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 बॉडी के अंदर कहाँ ले जाएगा, इसको अपने जीव द्रव्य के अंदर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, अपने जीव द्रव्य के अंदर ले जाएगा। दूसरा ये क्या करता है, भोजन को जीव द्रव्य के अंदर लेके जाने के बाद में भोजन को क्या कर लेता है, पचा लेता है ना। और उसका वेस्ट मटेरियल है वो उस बॉडी के अंदर ही रखता है, बॉडी के अंदर रखता है। पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम ऐसे नहीं करता, पैरामीशियम कुछ इस प्रकार की चप्पल के समान आकृति होती है, आपने देखी होगी, है ना। ये यहाँ इसके एक पाया जाता है, ये बाहर इसके क्या होता है, एक झिल्ली नुमा आकृति पाई जाती है ऐसे। अब पैरामीशियम क्या करता है, यहाँ से अपने एक भाग इसका खुला हुआ रहता है यहाँ, ठीक है ना। जैसे कि अपने कह सकते हैं पाचन प्रकार के अंदर, है ना, ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर होती है। पाचन के पश्चात भोजन को बाहर उत्सर्जित करने के लिए यहाँ ये क्या करता है, अपना एक कपाट खोल देता है, ऐसा भाग खुला रहता है। तो भोजन जैसे इसने पचाया और पचाने के बाद भोजन का वेस्ट मटेरियल है, अर्थात अपशिष्ट जो पदार्थ है, वो शरीर से बाहर कर देता है। अमीबा के अंदर उल्टा है, अमीबा शरीर से बाहर नहीं करता, अंदर ही इसको क्या कर लेता है, वेस्ट मटेरियल को पचा के रखता है या इसको अंदर ही समाप्त कर देता है ना। तो ये अपने को ध्यान कर लेना भाई। यहाँ तक बात समझ में आई है क्या, अमीबा के बारे में। भोजन लेने का तरीका या तो होलोजाइक टाइप से कर सकता है या फूड वैक्यूल या वैक्यूल सेल से ये कर सकता है। ये इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम पाया जाता है अर्थात डीएनए पाया जाता है, डीएनए केंद्रक पाया जाता है। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक है और केंद्रक में डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में पड़ा है। तो सिंपल सी बात है, डीएनए मजबूत है, केंद्रक मजबूत है, तो राइबोसोम भी मजबूत होगा। तो राइबोसोम ध्यान कर लेना, इसके अंदर जो पाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 80S प्रकार का, 80S टाइप का जो राइबोसोम है वो इसके अंदर 80S जीवाणु के अंदर पड़ा था। बैक्टीरिया में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है, 80S टाइप का राइबोसोम क्या है, पाया जा रहा है। यहां तक मेरी बात समझ में आई है क्या।
तो प्रजनन कैसे करता है? द्विविखंडन। अब बात करते हैं सर जी द्विविखंडन बाइनरी जो फिजन है वो होता कैसे इसके अंदर? तो भाई ध्यान से समझ लेना द्विविखंडन होता कैसे है ना। ये प्रजनन करता है अपने से ही एक नया जीव, अपने से ही एक नया अमीबा कैसे बना लेता है, ध्यान देना यहाँ से। अपने से ही एक नया अमीबा कैसे बनाता है? तो अमीबा का अपने बाइनरी फिजन पढ़ रहे थे, बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन। तो देखो द्विविखंडन करता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक अमीबा है, ये इसका केंद्रक पाया जा रहा है और ये इसके अंदर क्या है? इसका जीव द्रव है, जीव द्रव जिसको अपन साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये इसका केंद्रक क्या? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ध्यान देना बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? द्विविखंडन। तो द्विविखंडन है तो एक तो बात समझ में आ गई, द्विविखंडन का मतलब क्या होता है पूरा पूरा कि दो भागों के अंदर क्या उसको बांट देना। अब दो भागों के अंदर बांटना भी कैसा? तो ध्यान कर लेना जब द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है, तो जो आपका अमीबा है इस अमीबा को पूरा पूरा दो भागों के अंदर बांट देता है, ठीक है ना। अब ये जो आ गया आपका अमीबा बनकर आया, ठीक है, ये 50-50% भाग है, 50-50% भाग है। अर्थात क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमीबा जो जीव है इसका जो केंद्रक है वो भी पूरा पूरा क्या है? इसके अंदर बंट जाता है इस प्रकार से दो भागों के अंदर, और जीव द्रव्य है वो भी इक्वली क्या होता है? इसके अंदर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसीलिए ये जो अपना रिप्रोडक्शन या प्रजनन जो है वो बाइनरी फिजन के द्वारा करता है, द्विविखंडन प्रोसेस के द्वारा करता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? द्विविखंडन का पूरा पूरा मतलब कि जब ये अपने शरीर को दो भागों में बांटता है ना, नया जीव जब ये अमीबा पैदा करता है, अपने से नया जीव बनाता है, तो दो प्रकार के अंदर बट जाएगा। दो प्रकार में 50% ही केंद्रक और 50% ही जीव द्रव, दोनों को इक्वली समान भागों के अंदर क्या करता है? विभाजित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां तक बात समझ में आई? अर्थात क्या करता है? अपने में पाए जाने वाला केंद्रक और जीव द्रव्य दोनों को डिवाइड करता है। यहां लिख दूं मैं केंद्रक प्लस जीव द्रव दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है। केंद्रक और जीव द्रव दोनों को क्या करता है? ये डिवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आई क्या? अब अपन बात करते हैं कि भैया ये डिवाइड होने के बाद में ये जो आपका केंद्रक है जैसे ही डिवाइड हो गया दो पार्ट के अंदर, तो डिवाइड होने के दौरान, विभाजन होने के दौरान जो आपका जीव द्रव है यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म है, तो वो साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका बन गया ये साइटोकाइनेसिस, ये लिख लेना, साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। और जो आपका केंद्रक है, ध्यान कर लेना, केंद्रक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो जो आपका केंद्रक है वो कायरोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। केंद्रक जो आपका बट गया अब यहाँ पर, ये कायरोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। अब ये आपके सामने जो दो कोशिकाओं के अंदर एक सेल बट गया है, यानी कि आपके पास पुत्री कोशिकाएं आ गई हैं, डॉटर सेल आ गई हैं। अब ये डॉटर सेल धीरे धीरे डेवलप होंगी, विकसित होंगी। केंद्रक जैसे विकसित होएगा इसके अंदर डीएनए बनेगा। डीएनए बनते ये क्या पूरा पूरा जीव यानी कि एक सिंगल सेल के अंदर परिपक्व हो जाएगा, नया अमीबा तैयार आपके सामने हो जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई? पूरे प्रोटिस्टा जगत के अंदर दो ही प्रकार के अंदर ये जनन कर सकते हैं जीव। प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव मैंने बताए दो ही प्रकार से प्रजनन करते हैं, यानी कि नया जीव उत्पन्न करते हैं, या तो अलैंगिक जनन और या ये क्या करते हैं, अधिकांशतः क्या करते हैं, ये बाइनरी फिजन करते हैं, द्विविखंडन करते हैं। एक अपवाद है इसके अंदर, ये पहले नोट कर लो थोड़ा सा। एक अपवाद है इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा के अंदर क्या आपसे पूछा जाता है। एक इसके अंदर अपवाद है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। अपवाद स्वरूप क्या है इसके अंदर, तो थोड़ा ध्यान देना, अपवाद के स्वरूप क्या है इसके अंदर। यहाँ अपने इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मेंशन कर देता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट कर रहे हो इसलिए पूरा साफ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम टाइप का एक प्रोटिस्टा होता है। प्लाज्मोडियम कुछ इस प्रकार से संरचना अपने देख लेते हैं। ये इसके अंदर क्या है, इसका केंद्रक पाया जाता है ना। ये इसकी सारी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, वो सारा का सारा इसके अंदर। ये आपका क्या है, एक प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम भाई ये एक पैरासाइटिक है, यानी कि एक ऐसा परजीवी है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। आपको सभी को पता है मलेरिया का सबसे बड़ा जो कारण है, मलेरिया जो रोग डिजीज आपके होता है वो प्लाज्मोडियम है ना। होता कैसे आपको पता है सभी को कि आपकी जो मादा मच्छर है, मादा एनफ्लुएंजा जो मच्छर है उसके काटने से, वो एक कारक है मादा, लेकिन वाहक जो होगा जो वो अपने बॉडी से रिलीज करेगा आपके शरीर के अंदर आपकी कोशिका में, वो प्लाज्मोडियम ही होगा। वो जाके प्लाज्मोडियम क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या कर लेता है, फैल जाता है। अब ध्यान दीजिए प्लाज्मोडियम दो भागों में नहीं बंट रहा, आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। तो पूरे शरीर में फैलने के लिए बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनने चाहिए, इसीलिए एकमात्र इसके अंदर अपवाद है वो प्लाज्मोडियम है जो द्विविखंडन प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन नहीं करता, बहुविखंडन या मल्टी है ना, मल्टी फिजन करता है। ये क्या करता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा करता है, मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, ये प्रजनन करता है, मल्टीपल फिजन करता है, मल्टीपल फिजन। तो करेगा कैसे, जैसे इसको फटना होएगा तो ये क्या कर लेता है, अपनी बॉडी में से कुछ ये आपके केंद्रक है, केंद्रक में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ और साइटोप्लाज्म ये बॉडी से बाहर निकाल देता है, और बाहर निकाल के इस प्रकार से बहुत सारे आनुवंशिकी पदार्थ अपने में से बाहर निकल जाते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर्स है, और पूरी आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, फैल जाते हैं। इस प्रकार से बहुविखंडन के द्वारा ये क्या करता है, प्रजनन करता है। बहुविखंडन प्रक्रिया के द्वारा क्या निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है ना। बहुविखंडन के द्वारा ये क्या करता है, अपने बहुत सारे प्लाज्मोडियम तैयार कर लेता है, मल्टीपल फिजन। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है क्या? बिल्कुल, यहाँ तक बात समझ में आई है क्या? बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ तक हुआ इंपॉर्टेंट आपके पार्ट, यहाँ तक क्या हुआ आपके इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये तो था आपके नॉर्मली जनरल आपके प्रोटिस्टा वर्ग। तो प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर अपने क्या पढ़ा, प्रोटिस्टा हैकल के द्वारा वर्णित किया गया 1886 के अंदर, ठीक है ना। पहले यूकैरियोटिक जीव एक कोशिका खोजे गए, ठीक है, 1000 मिलियन वर्ष पूर्व इसका ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, आपको बताया। फिर अपने इसको भोजन और प्रजनन के आधार पर बांटा, है ना। तो ऐसे करके आपको ये प्रोटिस्टा है वो यहाँ पर करवाया गया कंप्लीट, ठीक है ना। यहाँ तक प्रोटिस्टा आपके क्या होता है, आपकी परीक्षा के आधार पर कंप्लीट होता है। यहाँ से प्रश्न प्रोटिस्टा वर्ग में से तो बाहर जाने वाला है नहीं, आपकी जनरल लेवल की जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपने फंगी की बात करेंगे। फंगी यानी कि कवकों के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई या जिसको फंगस या जिसको फफूंद भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, बिना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।